और अगर किसी को नहीं यकीन है कि मैं समण हूँ तो वो बता दे कि वो क्या है भाई, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि ठीक है तुम समण संग की बात मत मानो, और तुम तो बताओ कि तुम कौन हो। तो क्या बताओगे? बताओगे मैं चमरा हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं लोधा हूँ, मैं मैं तेली हूँ, मैं फलाने संगठन का हूँ, मैं फलानी पार्टी का हूँ, मैं फलानी जात का हूँ, मैं फलाने धर्म, यही बताओगे तो टुकड़े हैं। इन टुकड़ों में तो तुम कभी जीत नहीं सकते। 6,743 तो तुम्हारे जातियों के टुकड़े हैं, 4,000 से ऊपर तुम्हारे धर्मों के टुकड़े हैं, 29 लाख से ऊपर तुम्हारे संगठनों के टुकड़े। तुम टुकड़ों में चिंदी चिंदी बिखरी पड़ी है, तुम क्या जीतोगे? मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, हर एक समन संगी लिख के दे सकता है इस बात को साइन करके कि तुम 100 साल तक भी 1,000 साल तक भी जीत नहीं सकते जिस तरह से चलोगे। जीतोगे जब इकट्ठोगे, इसलिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? मर जाओगे या मतलब तो ये जब हम किसी को समन संग समझाना जाए तो अच्छी तरह से धो के आए, अच्छी तरह समझाए। आना तो तुझे यही पड़ेगा, चैलेंज के साथ आना पड़ेगा। रो के आए, हंस के आए, तेरी मर्जी है, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम तो लिख के कहते हैं तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, डंके की चोट पे कहते हैं। कोई कहता हो जी आप तो ऐसे अहंकार की बात कर रहे हो, ठीक है यार हम अहंकार की बात करें। हमारे संघी साथी विजिटर्स, नए लोग पहली बार जुड़े हुए हैं और उनके मन में जो वार्तालाप अब तक चली है उसके प्रति कोई सवाल या जवाब या कोई चर्चा में हिस्सा लेने वाली बात है तो वो रुके रहें, बने रहें। अगर उनमें इतना पेशेंस है कि वो रुक सकते हैं, बात कर सकते हैं तो रुकें और अपनी बात कहें। चर्चा 10:30, 11, 11:30 चले, चर्चा के लिए कभी भी संघ ने मना नहीं किया, बल्कि चर्चा के लिए हमेशा प्रेरित किया है कि आपके जो भी सवाल जवाब जैसे भी हैं, जो भी आपकी सोच है उसको बताएं। पर समय का यहाँ बाध्यता होती है, शेड्यूल होता है, शेड्यूल में लोग तैयारी करके आते हैं सब, तो उनको भी लेना होता है। और अपनी चर्चा के लिए सब रुकें और पूरी चर्चा करके जाएं। अभी चर्चा रह जाए तो सुबह 7 बजे फिर आ जाएं, फिर चर्चा रह जाए तो फिर शाम को 8 बजे फिर आ जाएं, फिर रह जाए तो सुबह आ जाएं। होटल 24 घंटे के लिए है, कोई समस्या इसमें है नहीं। इसलिए जो भी मन में किसी की बात है पूरी बात अपनी रखें और उसके तर्क वितर्क के आधार पे निष्कर्ष लेके जाएं या निष्कर्ष लेके दे के जाएं, लेके जाएं या दे के जाएं, पर बात पूरी होनी चाहिए, परिणाम पूरे आने चाहिए। अगर परिणाम पूरे नहीं आते, बात अधूरी रहती है, तो जो व्यक्ति है वो अपने आप को थोड़ा सा खराब सा महसूस करता है और फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने प्रति, अपनी बात के प्रति, अपने विचार के प्रति दृढ़ होता है और दूसरे का विचार, दूसरे की बात, दूसरे का जो वार्तालाप होता है उसके प्रति लापरवाह होता है, सुनना नहीं चाहता, अपनी ही सुनना चाहता है। ये व्यक्ति का एक प्राकृतिक गुण है, और खासतौर से उन लोगों का जिनको बहुत दिन से सुना नहीं गया है। समन संघ में एक खास बात है कि समन संघ सबको धैर्यपूर्वक सुनता है, तर्क करता है, वितर्क करता है। कई बार तर्क वितर्क में लोग उनकी बात नहीं मानता संघ, क्योंकि संघ सबके साथ चलता है, व्यक्ति की नहीं चलती तो वो थोड़े से निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हट भी जाते हैं, कई बार चले भी जाते हैं, कई बार विरोध में भी आ जाते हैं, कई बार घर बैठ जाते हैं और कई बार सक्रिय भी हो जाते हैं। सब तरह के परिणाम आते हैं, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसे परिणाम आते रहते हैं और ये चलता रहता है, क्योंकि ये बहता हुआ पानी है समन संघ, ये कभी रुकता रुकाता है नहीं। जो लेह लद्दाख का जो एरिया है जम्मू कश्मीर से ऊपर का, उस एरिया के अंदर दो तरह के लोग ज्यादा रहते हैं और वो लोग ना तो मुस्लिम थे और ना ही पहले बुद्धिस्ट थे, वो वहां के रहने वाले लोग थे। संविधान ने उनको ट्राइब्स कहा, शेड्यूल्ड एसटी। जब यहाँ वर्गीकरण किया गया तो उनको ट्राइब्स में रखा, क्योंकि उनकी जिंदगी हार्ड थी और वो मेन लैंड से, यानी कि जो समतल है उससे, भूमि से कटे हुए थे। वहां संसाधन भी नहीं थे, मौसम भी बड़ा कठिन वहां का रहता है। अभी तो बहुत सारी चीजें वहां पहुंच गई हैं, पहले तो सड़क वड़क भी नहीं होती थी, पगडंडियों से चलते थे, -40 डिग्री में अंदर, घर के अंदर कच्चे घरों में जानवरों के साथ में अपनी जान बचा के 6 6 महीने रहते थे। पानी भी जम जाते थे, पीने को पानी नहीं होते थे, बहुत सारी बातें। और लेटरिन भी उनके यहाँ जो होती है वो सूखी होती है, बस लेटरिन कराई और वो हवा उसमें से पानी निकाल के ले जाती है और वो लेटरिन सूख जाती है, बाद में वही खाद बनती है, कोई खेत वेत के अंदर वो लगा देते हैं, खेत भी जल्दी पानी सोख लेते हैं, पौधे भी ऐसे होते हैं, बहुत सारी तकलीफें रहती हैं। तो वहाँ कुछ लोग, जो बाद में इस्लाम आया तो कुछ एरिया में लोग मुस्लिम हो गए, और बुद्धिज्म उससे पहले आया, क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, उससे पहले बुद्धिज्म आया। तो जो बुद्धिज्म थे, कुछ लोग वहाँ बुद्धिस्ट हो गए, उससे पहले उनका अपना लैंग्वेज, भोट भाषा चलती थी और उनके अपने क्रियाकलाप चलते थे। बाद में बुद्धिज्म के साथ मिक्स हो गए, जो महायान के रूप में, तंत्र वज्रयान के रूप में, तंत्रयान के रूप में, कई यानों के रूप में वहाँ मान्यता मिली और वो जीवन पद्धति उन्होंने अपनाई, क्योंकि बुद्ध की जीवन पद्धति अच्छी रही उनके लिए, वो अभी भी उसी को मानते हैं। तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बड़ा कम होता है, 20% ऑक्सीजन कम मिलती है। अगर मैदान का कोई आदमी जहाज से जाए और वहां जाके कुछ ऊटपटांग हरकत करे, ऊटपटांग हरकत का मतलब है तेज तेज चले, तेज तेज बोले, या ज्यादा खाना खा ले, या कम पानी पिए,
तो लुढ़क जाता है वहाँ, वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 20% लेवल कम होने से उसको बेहोशी आ जाती है, उसको ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ती है। और अगर चढ़ना पड़ जाए पहाड़ वहाड़ पे, वहाँ नाच गाना भी वहाँ बहुत धीरे धीरे होता है, और पहाड़ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ भागदौड़ की जिंदगी नहीं है, बहुत आराम की जिंदगी है। तो हम भी वहाँ कई बार गए। एक बार हम एक मोनेस्ट्री में बैठे हुए थे, तो मोनेस्ट्री थोड़ी ऊपर थी, तो हम मैदान के आदमी, थोड़े लंबे भी, तो अपने मैदान के स्टाइल से तेज तेज चलने लगे। तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसे मत चलो, ऐसे चलोगे तो बेहोश हो जाओगे, ये नुकसान हो जाएगा, या हाँफने लगोगे, या सांस फूल जाएगी, चक्कर आ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम है, आप ऊंचाई पर हो। तो हमने पूछा फिर पहाड़ पे चढ़ने का क्या तरीका है, तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे कदम रखने हैं, यानी कि एक कदम आगे रखना है तो दूसरा कदम बस 9 इंच या 8 इंच आगे रखना है, मतलब पैर से पैर मिला के रखना है, पैर के आगे पैर रखना है, पैर से बहुत ज्यादा आगे नहीं रखना, जैसे हम यहाँ चाल में चलते हैं ऐसा नहीं है। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे कदम बढ़ाने, छोटे 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 छोटे। हमने देखा कि वहां जो महिलाएं थी और जो लोग थे वो ऐसे ही चढ़ रहे थे। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में बैठ के नोटिस किया कि कितने ऊंचे पहाड़ पे जो महिला हमारे रेस्टोरेंट के आगे से निकल के गई, वो थोड़ी देर बाद पहाड़ के ऊपर चढ़ गई, और बहुत बूढ़ी महिला थी वो। मतलब यहाँ की महिला तो जितनी बूढ़ियां मर जाती हैं, वो इतनी बूढ़ी महिला, झुर्रियां पड़ गई थी उसके पर, वो जा रही थी, हाथ में उसके बुद्ध धर्म की माला थी, और वो अपना जा रही थी। वहां पर वो एक एक्सरसाइज करते हैं, वहां पर जो उन्होंने डेवलप की, उसको उन्होंने बुद्ध के धर्म से जोड़ दिया, और वो एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी बॉडी वहाँ थोड़ी सी मेंटेन रहे, क्योंकि वहाँ मसल वर्क नहीं होता ज़्यादा, यानी कि आप ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, बस चलना फिरना रहता है। तो वो प्रेयर के रूप में दो एक्सरसाइज करते हैं, एक तो उन्होंने एक चक्र बना रखा है, उसको घुमाते हैं वो, तो उनका थोड़ा चलना हो जाता है, घूमना हो जाता है, और एक वो दंड लगाते हैं प्रेयर के रूप में, 100 भी दंड लगा देते हैं, आराम आराम से लगाते हैं, उन्होंने पटरे बना रखे हैं, उन पटरों पर दंड लगाते हैं। तो वहां से हमको जो समझ में आई और जो सीख आई वो ये आई कि अगर परिस्थितियां विपरीत हों, मौसम विपरीत हो, मौसम बहुत ठंडा हो, हवा में ऑक्सीजन ना हो, पीने को पानी की कमी हो, पहाड़ पे पानी चढ़ाने में दिक्कत हो, दूर दूर तक सड़क या दूर दूर तक कोई संसाधन जैसी चीज ना हो, कॉलोनियां भी बहुत दूर दूर, जो उनके गांव हैं बहुत दूर दूर हों, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके पास पैसा नहीं, उनकी खेती भी एक ही साल में एक ही बार होती है बस, खेती भी, क्योंकि जब मई जून का महीना आता है और थोड़ी ठंड कम होती है, तब वो पालक वगैरह बोते हैं, कुछ उनकी हर्ब्स वगैरह हैं जो वहाँ तेजी से उगती हैं, और उसी को वो खाते हैं उबाल उबाल के, या जानवर को मांस खाते हैं, क्योंकि जानवर हर्ब्स खाते हैं और जानवर का मांस खाते हैं, मांस को सुखा लेते हैं। तो खाल को ओढ़ते हैं पुराने समय से, अभी भी खाल को ओढ़ते हैं। तो मौसम बिल्कुल अनुकूल हो, और पैसा जेब में ना हो, संसाधन ना हो, और देश के मेन स्ट्रीम से जुड़े ना हो, और लोगों का सहायता ना हो, और फिर भी 100 साल तक, 1.25 साल तक, 110 साल तक, 105 साल तक जीना हो, और मुसीबत में सब चीज हो, तो कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो हमने वहां से सीख ली कि हमको धीरे चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के धीरे चलना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और हमको मंजिल की तरफ चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और शांति बना के रखनी चाहिए। तो धीरे धीरे सारी चीजें मिल सकती हैं। ये नियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी स्थिति और पहाड़ पे रहने वाले उन लोगों की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी है जैसे पहाड़ के लोग हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसे के नाम पे हम बिल्कुल खत्म से है, क्योंकि अपना किराया भाड़ा खर्च करके हम किसी संगति में आ जाते हैं, पर हमारे पास कोई रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हमें अगर जरूरत पड़ जाए कहीं अचानक ही कुछ बड़े काम करने के लिए, तो 10-20 लाख का या 2-4-5 करोड़ का या 100-200 करोड़ का कोई फंड हमारे पास ऐसा हो, क्योंकि पूरे देश के लिए मोबिलाइज करने के लिए फंड चाहिए, सिस्टम चाहिए, लोग चाहिए, वो नहीं है हमारे पास में। और बहुत लोगों ने यकीन करके लोगों को दिए भी हैं, पर लोगों ने मिसयूज कर लिया उनका, खा गए, लेके भाग गए, चंदा उठा लिया, घर जमीन जायदाद बना ली, तो उससे लोग मायूस भी हो गए, परेशान भी हो गए। हमने देखा कि बहुत तेजी से चलने वाले जो लोग थे, जिन्होंने बहुत तेजी से एजिटेशन किए, बहुत हल्ला मचाया, बहुत गुल्ला मचाया, बहुत तेजी से राजनीतिक पार्टियां बनाई, बहुत तेजी से क्रांति करने की बात कही, बहुत तेजी से उन्होंने दूसरे लोगों को गालियां बकनी शुरू करी, और बहुत तेजी जिन्होंने दिखाई, वो भी धड़ाम से नीचे आ गए। जैसे सांस फूल जाती है पहाड़ों पर तेज चलने वाले की, वैसे ही वो नीचे आ गए, फिर वो उठ नहीं पाए, उनके विश्वास भी टूट गए, उनके उनकी कमर भी टूट गई, लोगों का यकीन भी टूट गया, और तितर बितर हो गए, उनके खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो गए, वैसा वो हो गए। और ये भी देखा कि कोई बाहर से कोई सहायता भी नहीं है, वो कटा हुआ, जैसे पहाड़ के लोग कटे हुए होते हैं, वैसे भी हम भी कटे हुए हैं, बाहर से कहीं कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कटाव, सारे सारे देश विदेश से हम बिल्कुल खाली हैं, किसी देश के राजनेता से, किसी देश की राजनीति से, किसी बुद्धिस्ट कंट्री से, किसी नॉन बुद्धिस्ट कंट्री से, किसी रिलीजियस कंट्री से, किसी किसी भी कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, हमारा कहीं कोई लिंक नहीं, कोई संपर्क नहीं, हमारे किसी नेता का संपर्क नहीं, कहीं कोई मदद नहीं, कहीं कोई उम्मीद नहीं, कोई कोई सिंपैथी नहीं, कहीं कोई एक सेंटेंस नहीं जो हमारे बारे में बोलता हो, और कहीं कोई हमारे बारे में जानता भी नहीं, और कोई जानता तो बोलता नहीं कि सरकार से कौन पंगा लेगा इनके बारे में बोल के। तो कटे हुए लोग हैं हम, बिल्कुल छितर पितर से लोग हैं। और 365 दिन हमारा जो मौसम है वो अनुकूल अनुकूल नहीं रहता, वो विपरीत ही रहता है, -40 का टेम्परेचर रहता है, या बिल्कुल हॉट रहता है। मतलब हमारी पिटाई छिताई, बेइज्जती,
पैसा छीनना, ये छीनना, जमीन छीनना, जायदाद छीनना, बहुत सारी चीजें वो सब प्रतिकूल मौसम में चलती रहती हैं और कहीं कोई सुनवाई वगैरह कुछ है नहीं। तो क्या करें? मतलब करना तो है। अब हमारे जो लोग हैं वो, मैंने जैसे बहुत पहले बताया, कई लोगों को बुरा भी लग जाता है कि शौचालय में बड़ी सोच आती है। शौचालय जो होता है घर का, वो शांत होता है उस समय जब आदमी फ्रेश होता है। तो जैसे ही फ्रेश होता है वो, उसके पेट की गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही उसका दिमाग चला सो जाता है। करे करे वहाँ बदबू आ रही है, करेगा क्या? तो दिमाग तो चलता ही रहता है 24 घंटे। तो शौचालय में सोच बहुत अच्छी आती है, तो आदमी सोचता है कि हमको क्रांति करनी है, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। तो कुल मिला के जो सोच आती है वो 3 4 5 जगह आती है। बेसिकली व्यक्ति जिस चीज से पीड़ित होता है उसी को क्रांति में बदल लेता है और वो उसी को सोचता है। कहीं कोई टॉपिक पढ़ लिया, कहीं कोई किताब पढ़ ली, कहीं कोई सुन लिया, कहीं कोई देख लिया, या उसने मनन किया, या उसके बचपन की कोई जानकारी है, या कहीं वो बचपन में बहस कर रहा है, या किसी का भाषण सुन लिया, या कहीं कोई समाचार सुन लिया या न्यूज सुन लिया। तो वो उस दृष्टिकोण से सोच के और फिर वो अपना एक मन बनाता है कि भाई ऐसे बात बन सकती है। वो बुरा नहीं सोचता। पर जैसे पेड़ की बहुत सारी डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उनमें से वो एक टहनी, एक डाली के बारे में सोच पाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई व्यक्ति कहता है भाई एजुकेशन होनी चाहिए, तो एजुकेशन से क्रांति होगी। कोई व्यक्ति कहता है कि पैसा होना चाहिए, पैसे से क्रांति होगी। कोई कहता है कि राजनीति होनी चाहिए, तो राजनीति से क्रांति होगी। कोई कहता है कि व्यापार होना चाहिए, तो व्यापार से क्रांति होगी। कोई कहता है कि भाई हमको जो ये जितनी भी यहाँ इंडस्ट्री है उसमें से कुछ कुछ करना चाहिए, तब हमारी क्रांति होगी। कुछ कोई कहता है कि हमें विदेश में जाके सेटल होना चाहिए, तब क्रांति होगी। कोई कहता है बड़े शहर में जाके रहना चाहिए, तब क्रांति होगी। ये सारे उपाय लगभग किए हुए हैं, कर रहे हैं, पर कामयाबी नहीं मिली। और कामयाबी मिलने का एक कारण है जो साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये सब ब्रांचेज हैं। बेसिकली हम तने को नहीं पकड़ रहे हैं, जो तना है पेड़ का उसको नहीं पकड़ रहे हैं। हर व्यक्ति ब्रांच बिल्कुल ठीक है, जो कहता है कि भाई एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए। कोई कहता है हेल्थ होनी चाहिए, तो हेल्थ भी होनी चाहिए। कोई कहता है पैसा होना चाहिए हमारे पास में, तो पैसा भी होना चाहिए। कोई कहता है कि इज्जत हमारे पास होनी चाहिए, तो इज्जत भी होना चाहिए। कोई कहता है कि हमारे संपर्क सबसे होने चाहिए, तो होने चाहिए। पर ये सबकी जो जड़ है वो है लोगों के साथ संपर्क, और सभी लोगों का एक साथ एक डिसीजन, और सभी लोगों का एक साथ रहना, एक मत होना। उसके बाद ये चीजें सब आप पूरी करा सकते हो या कर सकते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि सभी कामों के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जो चिंतन करता है, मनन करता है, वो सिर्फ इतना तो सोचता है कि एजुकेट करने से चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई महापुरुष भी यही कहता है कि एजुकेट करने से ठीक हो जाएंगी चीज। और एजुकेट करने के लिए लोग एजुकेट करते भी हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं है, पर चीजें ठीक नहीं होती हैं। चीजें ठीक नहीं होती हैं तो उसका कारण समझ में आता है कि भाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि एजुकेट तो हो गए, पर एजुकेट के बाद क्या करोगे? एजुकेट के बाद तो रास्ता बंद है, वो रास्ता खोलने की तैयारी तो हुई नहीं। एजुकेट हो गए पर आगे क्या करोगे? आगे कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, नौकरी नहीं, वो सब चली गई। तो एजुकेट होने से बात नहीं बनती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेट नहीं होना, एजुकेट तो होना है, पर एजुकेट से पहले आपको एजुकेट होने के बाद क्या करना है, क्या लेना है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी नहीं होती। कोई आदमी ये कहे कि भाई मैं अफसर बन गया तो मेरी बात हुई, तो अफसर तो बन गया, पर अफसर बनने के बाद उसकी पोस्टिंग, उसका आना, उसका जाना, उसको जो मिलना चाहिए मिले, वो तो मिल नहीं रहा। क्या मिल रहा है उसको? सस्पेंशन मिल रहा है, चार्जशीट मिल रही है, ट्रांसफर मिल रहा है, धमकियां मिल रही हैं, निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो उसकी तैयारी तो की नहीं कि भाई अगर हम अफसर भी बन जाएं तो कैसे सर्वाइव करें और कैसे रहें। वो तैयारी तो होती नहीं। कोई आदमी संगठन बना लेता है, तो संगठन बनाने के बाद कहता है कि अब क्रांति होगी। भाई संगठन तो बनाया, पर बहुत सारे संगठन बन गए, इनको तो इकट्ठा किया नहीं। इनको इकट्ठा करते, सब लोग इकट्ठा होते तो संगठन का फायदा होता, अलग अलग संगठनों में टुकड़े पड़े हो तो उसका फायदा क्या होने वाला है? तो उसका तो नुकसान होता है। कोई आदमी राजनीतिक पार्टी बनाता है तो देखता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टी बनी है, वो तो इकट्ठी की नहीं। और फिर राजनीतिक पार्टी में अपना हिस्सा लेने की ताकत नहीं, बार्गेनिंग करने की पावर नहीं। जो राजनीतिक ताकत, राजनीतिक जो लोग हैं उनसे कैसे डील किया जाए, कैसे अपना हिस्सा लिया जाए, कैसे अपनी पार्टी के अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए, वो तो कुछ है नहीं। एक आध सीट लेके एक आध मंत्री मंत्री बन के सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जिसका मंत्री मंत्री बन गया उसका काम हो गया, बाकी सब देखते रहो। उसके बाद फिर कुछ होता नहीं, मायूसी फिर दोबारा से चलता रहता है। तो ये जो सारा सिस्टम है, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक सोचते हैं, सब चीज होनी चाहिए। समन संघ कभी किसी चीज को मना नहीं करता। पर ये सारी चीजें जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बिना लोगों के नहीं होती। किसी से कहो कि भाई ठीक है चलो राजनीति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, संघ कोई मना तो करता नहीं राजनीति करने के लिए, करो, कैसे करोगे? तो कहते हैं लोग चाहिए। अरे भाई बिना लोगों के करो ना, हम भी तो यही कर रहे हैं कि लोग चाहिए। जब तक लोग नहीं चाहेंगे बात कैसे बनेगी? कोई कहता है जी व्यापार करना है, भाई व्यापार करो, कौन मना करता है? तो व्यापार के लिए कहता है पैसा चाहिए, लोग चाहिए, ग्राहक चाहिए। तो फिर लोग तो चाहिए ना, लोग कहाँ से लाओगे? लोग तो इकट्ठे करो पहले। कोई कहता है कि भाई मुझे संगठन में बहुत बड़ा संगठन करके काम करना है, तो लोग चाहिए। भाई लोग चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं, तुम संगठन बाद में बनाना है, पहले लोग तो इकट्ठे कर लो। कोई कहता है मुझे धर्म बढ़ाना है, मुझे मजहब बढ़ाना है, मुझे मत बढ़ाना है, बढ़ाओ, कौन मना कर रहा है? पर फिर कहते हो कि लोग चाहिए, भक्त चाहिए, जानकार चाहिए, जो काम करें, कार्यकर्ता चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई सभी को लोग चाहिए, और सभी लोग कुछ ना कुछ क्रांति करना चाहते हो। अलग अलग कैसे करोगे और कैसे अलग अलग होगी और कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे जब तक सारे लोग एक साथ इकट्ठे पहले नहीं होंगे। अब तक फेलियर का कारण क्या रहा है? हम प्लान पहले बनाते हैं,
आइडिया पहले पहले देते हैं, और जब आइडिया को क्रियान्वयन करने की बात आती है तो टाइम फिक्स हो जाता है, क्योंकि लोग तो इकट्ठे किए नहीं। भाई आइडिया को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा, लोग करेंगे। पर लोग तो तैयार हुए नहीं, लोग तो तैयार किए नहीं। लोग अगर तैयार किए होते, लोग अगर होते तो आइडिया वही दे देते सारे सारे। आइडिया में क्या दिक्कत है, आइडिया तो छोटा सा बच्चा भी दे सकता है कि इकट्ठे हो जाओ जीत जाओगे। दुनिया भर में आइडिया पढ़ाया जाता है। एक लकड़ी टूट जाती है, पांच इकट्ठी करके गट्ठर बांधो, नहीं टूटती है, ये तो आइडिया सब जानते हैं। पर पांच इकट्ठी करने का मसला है ना, कि पांच लकड़ियां इकट्ठी करके एक साथ बांधने का जो काम है, इसे कौन करेगा। उपदेश देना बड़ा आसान है कि भाई एक लकड़ी टूट जाती है और पांच नहीं टूटती है, पर वो पांच जो इकट्ठी करने का काम है, वो मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम ही तो करता है समन संघ, और क्या करता है। और इसी को बार बार कह रहा है कि भाई मारे जाओगे अगर इकट्ठे नहीं होगे, जो बताओ कहाँ इकट्ठे हो रहे कहाँ नहीं। और जहां इकट्ठे हो रहे वहां हम चलते हैं, और नहीं इकट्ठे हो रहे तो इधर आ जाओ। तो कहीं ना कहीं तो आपको तय करना पड़ेगा, और जहां आपको तय करना है आप करके देख लो। समन संघ तो कहता है कि खूब एक्सपेरिमेंट करो, खूब छूट है आपकी, संगठन में ट्राई करो, जितने भी संगठन है, जो भी आपको अच्छा लगता है वहां जाके अंदर घुस के देख के आओ। जितने धर्म मजहब और गुरु हैं उनमें अंदर तक जाओ और घुस के देख के आओ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कैसे हम जीतेंगे, कैसे इकट्ठे होंगे। कहीं कोई धर्म, कहीं कोई अगर फाइनेंस का काम है तो उसको देख के आओ कि वहाँ क्या चल रहा है। कहीं कोई राजनीति का काम है तो उसको भी अंदर से घुस के देख के आओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चले। जब सब जगह घुस के देख के चले आओ और उम्र 70 साल हो जाए तो आ जाना समन संघ में, तब तो समझ में आएगा। यहाँ एक बाबा जी आए, उन बाबा जी ने दूसरे संघ में काम किया, पूरी जवानी वहां दे दी उन्होंने, उनको समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। बुढ़ापे में जाकर उनको समझ में आया कि अरे हम तो लुट गए पिट गए। जब उनकी 70 साल की उम्र हो गई और दो बाईपास क्या बोलते हैं उनके हार्ट के ऑपरेशन हो गए, हाथ पर उनके ठंडे हो गए, तब उनको समझ में आया, तो उनको ये समन संघ मिला। और समन संघ मिला तो उनकी इच्छा जाग गई, और इच्छा जाग गई तो उनको लगा समन संघ तो हम चलाएंगे। अरे बाबा तुमको इतनी समझ होती तो तुम 70 साल में वहां तुमने अपनी पूरी जवानी जवानी, तुमको समझ ही नहीं आया, तुम क्या समन संघ चलाओगे। तुम तो सिर्फ वहां कार्य करता रहे हो, अब तुम्हें समन संघ मिल गया तो तुम कहते हो हम चलाएंगे। भाई समन संघ तो समन संघ ही सारे मिलकर चलाएंगे बाबा जी, तुम नहीं चला सकते। समन संघ तो बेसिस आधार पर तय हुआ है कि कोई कुछ भी सही, इसको एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इसको सारे मिलकर चलाएंगे। तो समन संघ है, और अगर एक व्यक्ति चलाएगा तो संगठन है। तो ये संगठन नहीं है बाबा जी, तुम्हारी नहीं चलेगी। और ये जो तुम दूसरों का आइडिया लेके हमें लेके आए हो वो नहीं चलेगा। बाबा जी नाराज हो गए, नाराज होकर उन्होंने कुछ लोगों को भड़का दिया, भड़का दिया, चले गए, चले जाओ कोई बात नहीं, जाओगे कहाँ। कोई भी व्यक्ति जो एक बार समन संघ का स्वाद चख लेता है, मेरा दावा है, मैं लिख के दे सकता हूं उसको दावे को, इंडिविजुअल, वो कहीं काम नहीं कर सकता, वो किसी लायक नहीं बच सकता। उसको जितने एक्सपेरिमेंट करने कर ले, समन संघ से बेहतर कोई पॉलिसी, कोई चीज, कोई संघ दुनिया में है नहीं। ये पहला संघ है जो हर एक व्यक्ति को सुनता है, और ये पहला संघ है जो ये कहता है तुम्हारी बात सुनी, पर मानेगा कौन, मानेगा तो संघ। अब संघ में अपनी बात लाओ, मना लो। और ये संघ में जो घाक बैठे हुए हैं, ये ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं बातों का, ऐसा तर्क वितर्क करते हैं कि आदमी झल्ला जाता है, कहता कहाँ फंस गया। हमने कई रोते हुए देखे यहाँ, जो ये कहते थे कि ये हम लेके आए आइडिया और यहाँ चीड़फाड़ करके उसके हाथ में पकड़ा दिया, लेके जाओ इसको, ये नहीं चलेगा यहाँ। मायूस इसलिए नहीं करते कभी आदमी ये कहे जी कि हमारी बात सुनी नहीं, और हो सकता है कोई बात अच्छी भी निकल आए। तो समन संघ का जो अमृत चख लेता है एक बार, वो किसी काम का नहीं रहता। उसकी इच्छाएं उसको कुछ भी करा दे वो अलग बात है, उसका लालच उसको कुछ भी करा दे उससे वो अलग बात है, पर समन संघ से बेहतर उसे कहीं मिले, ऐसा असंभव है। असंभव मैं लिख के दे सकता हूं, असंभव है, असंभव। क्योंकि ये मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को। कोई भी चीज अगर इसमें खराब है तो उसको ठीक कर लेता है, और फिर ठीक करके फिर आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ चीज आती है फिर ठीक कर लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं कोई सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम ऐसा है जिसको हम संवैधानिक सिस्टम बोलते हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र चलता है, वो सिस्टम भी ऐसा ही है। पर वो सरकारी है, वहां तो सारी दुनिया, पूरा भारत उसमें पैसा देता है, वो बड़ा बिजनेस है, बड़ा है। हमारा तो सिर्फ समलों तक सीमित है, उसमें तो समड़ बमड़ दोनों का है, पूरे देश का है वो तो। वो सरकारी सिस्टम है, पर है इसी आधार पे, जो समन संघ का आधार है उसी आधार पे बना हुआ है। तो वो जो वहां हमने लद्दाख के अंदर वो सीख ली, तो हमको ये समझ में आया कि भाई हमको धीरे धीरे कदम रखना है, पर सॉलिड रखना है, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है हमको, चट्टान पे चढ़ना है। ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, हम बहुत कम संसाधन में हैं, हमारे पास कोई गिर गए तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गिरना नहीं है, एक एक पैर को जमा के धीरे धीरे चलना है, और हर कदम आगे बढ़ रहा है। और मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत जो थी, मतलब हमारे देखते देखते ही वो ऊपर बुद्ध विहार जो सबसे ऊपर था मोनेस्ट्री, वहां चली गई, अपना प्रेयर वेयर करने लगी वो। और कई टूरिस्ट वहां आए जिनके सांस वास फूल गए, कई तो गाड़ी में पड़े रहे, क्योंकि वहाँ ऊट पटांग ज्यादा करते हैं, खावा ज्यादा लेते हैं, तो ऑक्सीजन उनको आती नहीं, तो वहीं चौपट हो जाते हैं, फिर तो जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगा के घूमते रहते हैं। वो सब चीजें चलती रहती हैं, तो हमें ऑक्सीजन लगा के मुंह पर नहीं घूमना। इसलिए हमको बहुत अच्छा कदम रखना है, धीरे धीरे रखना है और बढ़ना है। और हम हर कदम हमारा आगे जा रहा है तो हम पहुंचेंगे जरूर, पहुंचेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। अब पहली जो समस्या है हमारी, और आखिरी जो समस्या है, पहली और आखिरी, वो ये है कि हमें समण आइडेंटिटी के बारे में अच्छी तरह से उन लोगों को जिनको समण आइडेंटिटी का पता नहीं है उनको बताना है। ये काम है हमारा, ओनली वर्क है हमारा केवल।
कि हमें लोगों को समन पहचान के बारे में बताना है। समन पहचान के बारे में इसलिए बताना है क्योंकि एक तो लोगों को पता ही नहीं कि उनकी जो पहचान है वो समन है। फिर दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा प्रचार कर रखा है कि समन संघ भी एक संगठन है। मतलब जैसे बीएसपी पार्टी है, जैसे आजाद समाज पार्टी है, जैसे बाम सेफ है, जैसे बुद्ध का कोई संगठन है, जैसे रविदास जी का कोई संगठन है, जैसे कबीर साहब का कोई संगठन है, जैसे ये पैसे के कुछ चिटफंड के वो हैं संगठन है, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी का संगठन है, वैसे ही ये समन संघ भी संगठन है। बस ये समन नाम है, बाकी इन्होंने बहुजन और इन्होंने दलित वलित छोड़ छाड़ दिया है। ये भी समन है। पहला पहला जो आदमी का दृष्टिकोण, परसेप्शन जाता है, जो सोच जाती है, वो ये करके जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा सोचेगा भी क्या? वो ये सोचेगा क्योंकि व्यक्ति की सोच में ही नहीं है कि उसका कोई अपना संघ भी है। वो ये मान के चलता है कि दूसरे लोगों का संघ है, बस वही संघ है। हमारे नेताओं की इतनी सोच भी नहीं है कि वो संघ का नाम लेके कोई संघ जैसा सिस्टम डेवलप करने के बारे में सोच भी सके। मैं ऊपर बोलता हूँ इस बात को, किसी को बुरा लगे भला लगे, चाहे भले कोई ये कहे जी बड़ा अहंकार है, ऐसा बोलते भाई अहंकार ही है। क्योंकि आप प्रूव करो इसको कि ये अहंकार नहीं है या ये बात सच नहीं है तो हम मान लेंगे। तुम्हारे कहने से अहंकार होने से अहंकार नहीं होता है, क्योंकि तुम अपनी बात कच्ची करने के लिए हमको अहंकारी बोलते हो पर तर्क में नहीं आते हो। बताओ अब तक क्यों नहीं संघ जैसी संस्था बनाई? क्या कारण है कि दूसरे के संघ को तुम दुनिया भर की बातें करते रहते हो, उसकी प्रशंसा करते रहते हो, उसकी बुराई करते रहते हो? तुम्हारे क्या अकल फूट गई थी कि अपना जो संघ है, जो पुराना संघ है, चलो कोई ना कोई संघ कह के संघ जैसी बॉडी बनानी चाहिए थी, तो अब तक कितने आगे हम पहुंच जाते। तो सोच में भी नहीं है, चाहे भले किसी को बुरा लगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता, हमने कौन सा वोट लेनी है, हमने कौन सा जाके पैर पकड़ के ये कहना जी हमें मंत्री बना दो, तुम नाराज हो जाओगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगा, तुम नाराज हो जाओगे तो हमारी पार्टी नहीं चलेगी। हम कौन सा पार्टी बना रहे हैं? हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं हम राजनीति में नहीं जाएंगे। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे। जो हम नहीं जाएंगे कहते हैं तो साफ कहते हैं, इसलिए बुरा लगता है क्योंकि चमचागिरी हम करते नहीं। पर ये बात परफेक्ट है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी सोच में भी नहीं था। अब जब ये समन संघ यहाँ एस्टेब्लिश, पुराने जो समन संघ है वहां से लाके एस्टेब्लिश हो गया और इसकी मान्यता पुरानी वाली मान्यता के साथ मिलकर बढ़ गई, और ये जो समन शब्द है इसके बारे में जानकारी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनको परेशानी होती है, तो समन के बारे में उल्टा सीधा कई बार बोलते हैं। वो भी हमारा प्रचार होता है, कोई समस्या नहीं। पर साधारण लोगों को पता नहीं है। संगठन वालों को पता होगा पर साधारण लोगों को पता नहीं है कि वो समण है। इनफैक्ट उनसे पूछो कि वो क्या है और क्या नहीं है, तो जो उनके माइंड में भरा हुआ है, दिमाग में भरा हुआ है बचपन से, वो बताते हैं। सबसे पहले जात बताते हैं अपनी, कोई पूछे ना पूछे जात जरूर बता देते हैं, क्योंकि जात की पहचान ही उनके दिमाग में भरी हुई है। और हम यह कई बार बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि भाई जात आरक्षण देने के लिए नाम लिखे गए थे, उसमें एक आइडेंटिफिकेशन डाली गई थी। वो आइडेंटिफिकेशन जो डाली गई जात की, वो बेसिकली काम की आइडेंटिफिकेशन थी। उस काम के नाम के आधार पे कुछ हमको छूट मिलनी थी, वो हमें मिली। पर वो जो जात है वो काम का नाम है, पुराना कभी किया या नहीं किया पता नहीं। पर बहुत क्योंकि पुराने इतिहास में कहीं भी ये वाले नाम जात के नहीं मिलते, और कोई और भी नाम नहीं मिलते। बस इतना ही मिलता है कि भाई ये राजकर्मी है, ये लकड़हारा है, ये उपदेशक है जो उपदेश दे देता है, ये भिक्खु है जो घूमता है और उपदेश देता है, शिक्षा देता है, ये फूल माली है जो फूलों को इकट्ठा करता है, ये लुद्दक है जो शिकारी को बोलते थे कि शिकार करता है जंगलों में, ये कस्सक है जो किसान करता है, काम करता है। इस तरह के ये बहेलिया है। इस तरह के काम के आधार पे थोड़े बहुत काम नाम मिलते थे, आज भी थोड़े थोड़े बहुत हैं। वही काम के नाम लिखे गए हैं इसमें, बाकी वो काम कोई करता नहीं। जो काम के नाम लिखे हुए हैं आजकल वो कोई करता नहीं। अब किसी आदमी का नाम लिखा हुआ है धोबी, सर्टिफिकेट के अंदर लिख दिया धोबी। अब उसको वो पढ़ गया, लिख गया, उसको नौकरी मिल गई। अब वो कोई कपड़े थोड़ी धो रहा है भाई। कपड़े जब बने उसके बाद धोने शुरू, उससे पहले तो खाल पहनते थे, उससे पहले छाल पहनते थे, उससे पहले नंगे रहते थे। तो नंगे रहने के बाद तुमने पत्ते पहने, पत्ते पहनने के बाद तुमने शिकार करके खाल मारी, खाल पहनी। उसके बाद में जब कपड़ा बना, कपड़ा बना, जब कपड़ा बना तो खुद ही धोते थे। सफेद ही कपड़े होते थे, रंगीन होते भी नहीं थे, फिर वो रंगने लगे। फिर जब कपड़े ज्यादा हो गए तो धुलने की समस्या आई, तो बड़े जो लोग थे राजा महाराज जैसे जिनके, तो उनके यहाँ धुलने के लिए बंदे लगा दिए, वो धोबी हो गए। फिर जब सुविधाएं बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा भाई धोबी जो सबके दो, अब पूरी दुनिया के अंदर धोबी हैं जिनको ड्राई क्लीन बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है, बैंड बॉक्स जैसी कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर, जो कपड़े धोती है, वो स्टीम प्रेस करती है कि कपड़े धोने के 500-500 रुपए, 600-600 रुपए ले लेते हैं। इतने का कपड़ा नहीं, इतने की धुलाई ले लेते हैं। तो ये जो धोबी शब्द है ये अब का शब्द है और ये आया। अब धोबी शब्द बन गया आईएएस। अब आईएएस बन गया तो भाई वो कोई कपड़े थोड़ी धो रहा है, वो आईएएस बन गया है, वो दुनिया का, वो भारत का टॉप अफसर बन गया। और वो टॉप अफसर बन के अफसरी कर रहा है, तो उसकी जो कास्ट है, जो जात है, अब वो हो गई सरकारी कर्मचारी हो गई। अब वो सरकारी कर्मचारी में आना चाहिए। पर चूंकि उसका परिचय जो है, जो उसको लाभ मिलता है वो उसी सर्टिफिकेट से मिलेगा, उसको फर्दर लाभ लेना है,
तो उसको धोबी ही लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि धोबी नाम से ही बेनिफिट मिलता है, तो वो छोड़ता नहीं। और वो छोड़ना भी चाहे तो लोग नहीं छोड़ते, लोग कहते हैं यार ये आईएएस बन गया पर इसको रखना नहीं चाहिए, तो नीचे कैसे रहेगा, इसका कोई नीच काम ढूंढ लो। अच्छा ये जो सर्टिफिकेट इसमें धोबी लिखा हुआ है तो ये धोबी है, तो उसको धोबी बोलो। अरे धोबी आईएएस इधर आ, मतलब उसको, जो लोग हैं वो उसको नीच रखना चाहते हैं। तो ये पहचान बताते हैं हमारे लोग। कोई पहचान बताता है तो धर्म की बताता है। अब धर्म तो बदलते रहते हैं। आज जो आज अगर वो है कबीरपंथी है, कुछ दिन बाद वो रविदासी हो गया, कुछ दिन बाद वो बुद्धिस्ट हो गया, कुछ समय बाद वो गाडगे वाला हो गया, कुछ समय बाद गुरु घासीदास जी का चेला हो गया, कुछ समय बाद गुरु नानक का चेला हो गया, कुछ समय बाद वो कुछ और हो गया। ये चलता रहता है, कोई धर्म बदल लेता है, कोई गुरु बदल लेता है, ये चलते रहते हैं। गुरु आते रहते हैं, जाते रहते हैं, धर्म आता रहता है, जाता रहता है, कोई परमानेंट पहचान तो है नहीं। कोई आदमी अपनी संगठन की पहचान बता देता है, संगठन बदल जाते हैं। कोई आदमी राजनीति की पहचान बता देता है, राजनीतिक पार्टियां बदल जाती हैं। कोई आदमी अपनी जगह की पहचान बताता है, जगह बदल जाती हैं। कोई आदमी अपनी गुणों की पहचान बताता है, वो गुण बदल जाते हैं। कोई आदमी अपनी फिजिक की पहचान बताता है कि मैं नर हूं नारी हूं, वो नर और नारी भी बदल जाते हैं। तो ये सब चीजें बदल जाती हैं, आती जाती रहती हैं। पर जो पहचान है जिसको हम भूल गए, वो समण है, ये नहीं बदलती, ये अजर अमर है। और ये पुरानी है, ये कोई बनाई हुई नहीं है, ये समण कोई शब्द अब का नहीं है। तो ये चैलेंज है बेसिकली उसको बताने का कि भाई हम समण हैं, ये पुरातन पहचान है और ये कोई बना के नहीं लाया, ये पहले से है। बाकी बहुजन पहचान है वो नई पहचान है, कोई दलित कहता है तो वो नई पहचान है, कोई आ, कहता है कि हम शासक हैं तो वो नई पहचान है, कोई कहता है अर्जक है तो वो नई पहचान है। ये तो संगठनों में अलग अलग पहचान बना रखी है, पर समन संघ कोई आर्टिफिशियल शब्द नहीं बनाता। समन संघ कोई भी ऐसा शब्द नहीं बनाता जो शब्द वो खुद बनाए। जो शब्द है वो सारे सारे पुरातन है, पुराने हैं और उन्हीं पे चलते हैं। चाहे वो समनीय धर्म है, चाहे वो समनीय सभ्यता है, चाहे वो समनीय संस्कृति है, चाहे वो पहचान है कि मैं समण हूं। तो ये जो पहचान है, इसको बताने के लिए जैसे हम सांस लेते हैं 24 घंटे, वैसे ही हमारे दिमाग में 24 घंटे ये बात घुलती रहनी चाहिए कि मैं समण हूं और ये मुझे दूसरों को भी बताना है। खाली मेरे बताने से, मेरे पहचान करने से कि मैं समण हूं, कोई रिजल्ट नहीं आने वाले बहुत जल्दी। तो सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा कि भाई मेरा पीछा छूटा जात से, मेरा पीछा छूटा धर्म से, मेरा पीछा छूटा इससे, और मेरी पहचान वमन से भी बड़ी हो गई। यानी समण जो होता है वो वमन से भी बड़ा होता है, सब जानते हैं इस बात को। तो बुद्ध महासमण थे, वो वमनों के बाप थे, तो इसलिए वह जो समण है वो सबसे बड़े होते हैं। और समण शुरू से ही बड़े रहते हैं क्योंकि वो यहीं के लोग लोग रहे हैं। तो पहचान हमारी सबसे बड़ी है। हम कह सकते हैं कि भाई अगर कोई पूछे कि समण कौन है, कि जो वमन से नहीं होते वो होते हैं और वमनों से बड़े होते हैं। ये इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता, गलत प्रूव नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हम बता के खुश तो हो सकते हैं, पर अधिकार हासिल नहीं हो सकते। मतलब खुद को तो अच्छा लग सकता है कि जान छूट गई मेरी, अब मैं किसी को अपनी पहचान बताऊंगा तो कहूंगा भाई मैं समण हूं, और अब मेरा मत्था ऊंचा रहेगा, मेरा मस्तिष्क ऊंचा रहेगा, मेरा सीना चौड़ा रहेगा। पर अधिकार नहीं मिलेंगे। अधिकार जब मिलेंगे जब बहुत सारे समण इकट्ठे होंगे। तो अधिकार लेने हैं तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और खाली स्वाभिमान से जीना है तो मैं समण हूं, अकेले व्यक्ति को स्वाभिमान मिल जाता है, वो कहे मैं समण हूं, बात खत्म हो जाती है। तो आपने लेना क्या है, आप क्या लेना चाहते हो? आप स्वयं का स्वाभिमान है उसको जागृत करके और एकल में जीना चाहते हो तो भी ठीक है, मैं समण हूं। और अगर अधिकार चाहिए है तो फिर समणों के संग में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए आना यही पड़ेगा, चाहे अब चाहे बाद में। जैसे मान लो अब 27 का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में खूब टुकड़े होंगे, लोग इकट्ठे नहीं होंगे। उनका ईगो, मैं, उनकी इच्छाएं कि भाई मैं ही पार्टी बनूं, मैं ही क्रांति करूं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, मैं ही मंत्री बनूं, मैं ही विधायक बनाऊं, मैं ये करूं। राजनीति में तो बहुत भारी इच्छाएं जाग जाती हैं क्योंकि पैसा बहुत आता है वहां पे, और फिर पावर का मजा बहुत है। सब लोग मिलते हैं काम करने के लिए, पुलिस भी, शासन भी, प्रशासन भी उंगलियों पर घूमता है, तो इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। पावर देख के आदमी पागल हो जाता है। पर सभी लोग पागल हैं तो कोई एक दूसरे से जुड़ता नहीं, सब कहते अलग अलग रहेंगे। तो सबको सपने ऐसे ही आते हैं कि मेरे सपोर्टर बहुत हैं, मेरे लोग बहुत हैं। अरे किसी के 3% है, किसी के 5% है, किसी के 7%, इतने ही इतने होते हैं। जीतता वो है जो अधिकतर लोगों को अपनी तरफ कर लेता है। छल बल, साम दाम, छल बल कपट से जैसे भी है, एक रात के लिए बस, बाकी तो 5 साल बीत जाते हैं। तो 27 तक ये जो लोग मुख्यमंत्री का और ये क्रांति करने का सपना देखते हैं, 27 में टाटा फिस हो जाएंगे ये। और 27 में टाटा फिस होने के बाद में, और जैसे ही टाटा फिस होंगे उसके बाद एक दूसरे ब्लेम करेंगे, और फिर 5 साल तक फिर लोगों को उम्मीद दिखाएंगे। पर होना हाना कुछ नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इकट्ठे नहीं है, कोई संग ही नहीं है उनके पीछे, कोई कमांड ही नहीं है, वो अपने राजा खुद हैं। और कोई राजा दूसरे का जाके पैर क्यों छुएगा, दूसरे जाके क्यों मिलेगा? तो सारे राजा आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। पर वो क्या मरेंगे? मरेंगे तो हम, क्योंकि अधिकार तो हमारे जा रहे हैं, नुकसान तो हमारा हो रहा है। अपना अधिकार बचाने के लिए, अपना नुकसान बचाने के लिए हमको थोड़ी समझ से काम लेना चाहिए। और कोई पैसा खर्च नहीं होता ये कहने में कि मैं समण हूं। और अगर किसी को नहीं यकीन है कि मैं समण हूं तो वो बता दे कि वो क्या है भाई। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि ठीक है तुम समण संघ की बात मत मानो, पर तुम तो बताओ कि तुम कौन हो। तो क्या बताओगे? बताओगे मैं चमरा हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं लोधा हूँ, मैं माली हूँ, मैं तेली हूँ, मैं फलाने संगठन का हूँ, मैं फलानी पार्टी का हूँ, मैं फलानी जात का हूँ, मैं फलाने धर्म, यही बताओगे तो टुकड़े हैं। इन टुकड़ों में तो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। 6,743 तो तुम्हारी जातियों के टुकड़े हैं, 4,000 से ऊपर तुम्हारे धर्मों के टुकड़े हैं,
29 लाख से ऊपर तुम्हारे संगठनों के टुकड़े, तुम टुकड़ों में चिंदी चिंदी बिखरी पड़ी है, तुम क्या जीतोगे? मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, और हर एक समन संघी लिख के दे सकता है इस बात को साइन करके, कि तुम 100 साल तक भी, 1000 साल तक भी जीत नहीं सकते जिस तरह से चलोगे। जीतोगे जब जब इकट्ठोगे, इसलिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? मर जाओगे या मतलब। तो ये जब हम किसी को समन संग समझाने जाएं तो अच्छी तरह से धो के आए, अच्छी तरह समझाएं। आना तो तुझे यही पड़ेगा, चैलेंज के साथ आना पड़ेगा। रो के आए, हंस के आए, तेरी मर्जी है, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम तो लिख के कहते हैं तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, डंके की चोट पे कहते हैं। कोई कहता हो जी आप तो ऐसे अहंकार की बात कर रहे हो, कह रहे ठीक है यार, हम अहंकार की बात करें तो हमारे मुंह पे थूक, तो हमारे अहंकार को तोड़, तू सिद्ध कर इस बात को कि बिना इकट्ठे हुए जीत जाएंगे हम। तेरे पैरों में, तेरी जो जूती है उसमें पानी पियेंगे क्या, अगर तू इसको तोड़ दे। अहंकार है हमारा, ठीक है, पर गलत है क्या? सच बात को तुम अहंकार कह के अगर हम ये कहोगे कि जी अहंकार अहंकार करके और इसको डाउन कर देंगे, तो हम अहंकार ही सही, तो तोड़ो हमारे अहंकार को, हमारे भ्रम को तोड़ो तुम। तो कोई माइकल आया नहीं आज तक तोड़ने के लिए। हम तो खूब कहते हैं, खूब टंकी चोट पे कहते आओ, कौन सा नेता है तुम में, कौन सा तुम्हें बुद्धिजीवी आओ, कौन सा तुम्हें पढ़ा लिखा पीएचडी आओ, और ये सिद्ध करके जाओ कि बिना इकट्ठे करे हम जीत जाएंगे। और जो तुम टुकड़ों में टूटे पड़े हो तुम जीत के दिखा दो। 70 साल से तो हम देख रहे हैं, 70 साल से तो आज तक तुमसे क्या बोलते हैं, कहीं कोई घंटा बजा नहीं, अब क्या बजाओगे? ये बात वहां अच्छी तरह से बताना चाहिए, दम लगा के बताना चाहिए, चैलेंज के साथ बताना चाहिए, गारंटी के साथ बताना चाहिए, ठोक के बताना चाहिए। अगर विश्वास के साथ नहीं बताओगे, दम लगा के नहीं बताओगे, चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आओगे, क्या कहेगा? ये तो कहेगा जी तुम तो अहंकारी हो, तुम तो फलाने। हाँ ठीक है, हम अहंकारी हैं, कौन मना कर रहा है? अगर तुझको लगता है अहंकार, तो हमारे मुंह पे थूक, तू सिद्ध करके जा। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। क्या हमें वो सिर्फ छह मिटाने के लिए ऐसा बोलते हैं, छह मिटाने के लिए, पर उनके पास कुछ है नहीं। कुछ होता तो 5 साल में अब तक हमारी धज्जियां उड़ा देते, धज्जियां। नहीं, हमको इतनी बार धोखा दिया कई कई लोगों ने, पर हम टस से मस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये आइडियोलॉजी और ये आइडिया इतना जबरदस्त है, और ये कारगर है, ये पहले भी कारगर था। और जिन विरोधियों ने इस फार्मूले को अपनाया वो भी तर गए, उनके लिए भी कारगर हो गया। और हम फिर दोबारा इस फार्मूले के साथ आए हैं, इस समन संघ के साथ आए हैं, तो हम अवश्य ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। पर उस पहाड़ी औरत की तरह, जो बुढ़िया, 100 साल की बुढ़िया, जो धीरे धीरे चलना सिखा रही है और बता रही है कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, हमको सिखा रही है, हमने सीखा उससे, और फिर हम धीरे धीरे चले। हमने कहा जरा चल के देखें, और हम बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी चलता है धीरे धीरे, एक एक पैर बिल्कुल हल्के हल्के चल के देखा, तो हम चल गए और एक सांस नहीं फूली हमारी, और बड़े मजे चले और बड़े मजे से उतर के आए। तो हमको मंत्र मिल गया कि भाई चलते रहो, रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलो। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, पर हम तर जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ में और इस कॉन्फिडेंस के साथ में आप सबको सिखाना चाहिए कि हम समन क्यों हैं, और अगर हम समन नहीं है तो क्या है, हमें बता दो। और लगे रहना चाहिए, रुकना नहीं है। अगर रुकेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ये हमारी एक नियति है कि अगर समन संगी रुका तो खत्म हो जाएगा, उसको चलते रहना चाहिए, उसकी जवान हिलती रहनी चाहिए, उसकी जेब में मैं समनू का पर्चा रहना चाहिए, जहां भी जाए जैसे सांस लेता है वैसे ही उसके मुंह से निकलते रहना चाहिए। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, उसका संबोधन होना चाहिए। जाके करे संघं नमामि, वो करेगा जय भीम करे, वो करेगा सत साहिब भी करे, वो करेगा नमो बुद्धाय भी करेगा, वो जय वाल्मीकि बोले जय वाल्मीकि भी करेगा, वो जय धानुक बोले जय धानुक भी करेगा। जो वो बोले वो संबोधन भी बोलता है, वो सारे समणी संबोधन है। और फिर संघं नमामि भी बताना है उसको कि हम तो संघ नमामि, सभी को नमन करते हैं, सारे संघ को नमन करते हैं, सारे महापुरुषों को नमन करते हैं। तो हम बहुत तेजी से छोटे छोटे कदमों के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदन।